So these are the MCQs based on इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में सारे कंसेप्ट देखे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बार, वही सारे कंसेप्ट हम लोग इस वाले न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। और ऐसे एमसीक्यूज आपको ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं प्रीवियस इयर्स में। सो फर्स्ट वन, अगर आपको एक ब्लॉक को एक स्प्रिंग के साथ अटैच करके दिया है और उसी ब्लॉक का मास होगा स्मॉल m और इसी ब्लॉक के ऊपर हमने चार्ज भी डिपॉजिट किया है स्मॉल q। अब जैसे इस ब्लॉक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे, ये पूरी सिस्टम हमने बनाई है जिसका एक रिजिड सपोर्ट रहेगा। रिजिड सपोर्ट से हमने एक स्प्रिंग को अटैच किया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा k। उसी स्प्रिंग के साथ हमने एक मास को अटैच किया है और हमने इस पूरी सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। मतलब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की सिस्टम स्विच ऑन की, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले डायरेक्शन में जाएगी प्लस टू माइनस। सो यहां से जो प्लस क्यू चार्ज है, ये सारे चार्ज वाली सिस्टम, मतलब ये पूरा मास m, ये पूरा ब्लॉक ड्यू टू चार्ज इस वाली फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब धीरे धीरे हमें क्या दिखेगा, यहाँ से जो हमने स्प्रिंग अटैच की है मास के साथ, वो मास धीरे 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 बाहर जाएगा। जैसे मास एक लिमिट तक बाहर जाएगा, उसको जैसे बैलेंस करेगा ये स्प्रिंग फोर्स, तो ये वापिस ब्लॉक कहां पे आ जाएगा, अगेन इस पोजीशन पे वापिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो अट्रैक्ट होगा। तो हमें क्या दिखेगा, कंटिन्यूअसली ये मास ऑसिलेट करता रहेगा। हमें इस सिचुएशन में पूछा है एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये कंडीशन यहां से दिखेगी कि भाई हमें स्प्रिंग दिया, मास दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से हम प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी बाहर से, तो मास का इस ब्लॉक का ऑसिलेशन कैसे होगा। तो एकदम सिंपल तरीके से आपको ये सोचना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्प्रिंग होगी, एक मास होगी, एक मास को मैंने इस तरफ इस डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में हमने पुल किया, उसके बाद छोड़ दिया मैंने, तो वो क्या करेगा, मास अगेन अपने ओरिजिनल पोजीशन गेन करेगा, वापस बाहर आएगा, वापस अंदर जाएगा। ये सिचुएशन चलती रहेगी जब तक इक्विलिब्रियम नहीं क्रिएट होगा। हमने यहाँ पे क्या किया, फोर्स, हमने मस्कुलर फोर्स नहीं अप्लाई किया, बट हमें इस ब्लॉक को चार्ज कर दे दिया, पहले से चार्ज डिपॉजिट कर दिया। अब इस चार्ज की इफेक्ट को जानने के लिए हमने क्या किया, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी। इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग होगी, जैसे हमने स्विच ऑन किया, ये पूरे मास को ये चार्ज सारे अट्रैक्शन की वजह से बाहर लेके आएगा। जैसे ये चार्ज बाहर आएगा, जैसे ये मास पूरा ब्लॉक बाहर आएगा, उस कंडीशन में उसका स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तब ये दोनों एक दूसरे के एक पॉइंट के ऊपर बैलेंस करेंगे। उसके बाद स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि जैसे ये मास वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, जैसे ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा अगेन वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करेगा। सो कंटिन्यूअसली हमें क्या दिखेगा, उस ब्लॉक का ऑसिलेशन। हमें उस कंडीशन में पूछा है एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एम्पलीट्यूड पूछा है हमें। अब एम्पलीट्यूड के लिए नंबर वन, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब इस वाले ब्लॉक का मैक्सिमम इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर इस वाले डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाली पोजीशन हमने इनिशियल ले ली x इज इक्वल टू 0, इस तरफ ये ब्लॉक मूव करेगा x इज इक्वल टू प्लस xm की तरफ, इस डायरेक्शन में मूव करेगा x इज इक्वल टू माइनस xm। सो ये अल्टीमेटली हमें xm मतलब एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है। अब एम्पलीट्यूड के लिए xm विच इज इक्वल टू x। नाउ इस ब्लॉक का ऑसिलेशन, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स किसकी वजह से लगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सो F इज इक्वल टू Q इंटू E विच इज इक्वल टू, इसको बैलेंस कौन करेगा, स्प्रिंग फोर्स K इंटू X, वेर X इज इक्वल टू XL, सो K इंटू X इंटू L। सो XM इज इक्वल टू QE अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट K। ये हमारा आंसर, सिंपली 2 स्टेप में आंसर आ गया इसका। ये एमसीक्यू आपको जेईई एग्जाम में पूछते हैं। सो सिंपल कंसेप्ट याद रखना है, कब ऑसिलेशन कितने मोमेंट तक होगा और इस ऑसिलेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितने होंगे। तो इसी कंसेप्ट से ये फर्स्ट एमसीक्यू हमने सॉल्व किया। नाउ द सेकंड वन इज, अब ये सेकंड एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज हमें सबसे पहले एक लेंथ गिवन है, इसके ऊपर हमने क्यू चार्ज को डिपॉजिट किया है, मतलब हमारे वायर की टोटल लेंथ कैपिटल लेंथ, उसी वायर पे हमने प्लस क्यू चार्ज को डिपॉजिट किया। अब इस वायर को हमने बेंड करना स्टार्ट किया।
बेंड करते करते हम उसको एक सेमी सर्कुलर शेप में लेके आए, मतलब हमारे पास सेमी सर्कुलर शेप का एक वायर होगा। अब उस वायर की वजह से इस सेमी सर्कल के सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब तक हमने क्या देखा, एक सर्कुलर रिंग की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो भी आउटसाइड। जैसे सर्कुलर रिंग के सेंटर पे आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, स्पेशल केस में हमने देखा। बट यहाँ पे कंप्लीट सर्कुलर रिंग नहीं है, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ हाफ सर्कल दिया है। उस वायर के ऊपर हमने क्यू चार्ज को डिपॉजिट किया है, उस क्यू चार्ज की वजह से हमें इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही बहुत सारे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको 3/4 सर्कल दिया होगा या फिर 1/4 सर्कल दिया होगा, तो आपको अलग अलग आर्क के लिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ से हम एक पूरी डिटेल मेथड स्टडी करेंगे, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका शॉर्टकट फॉर्मूला दूंगा, जिसकी वजह से आपको डायरेक्टली सिर्फ उस फॉर्मूला में थीटा की वैल्यू पुट करनी है, इसके बाद आपका फाइनल आंसर आ सकता है। सो सबसे पहले अगर हमने इस वायर को बेंड किया सेमी सर्कुलर शेप में, इस वायर के स्मॉल लेंथ जो हमारी मेथड है इनिशियल, पहले स्मॉल सेगमेंट लेंगे, उस स्मॉल सेगमेंट से हम स्मॉल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, उस स्मॉल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डीई कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन। सो ये वाला एक पूरा वायर, इसका हमने ये वाला इतना आर्क ले लिया। अब ये पूरा एंगल होगा थीटा, इसी आर्क का हमने एक स्मॉल सेगमेंट लिया, ये वाला स्मॉल सेगमेंट जिसकी लेंथ होगी डीएल, ये इतना डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा डिस्टेंस रेडियस आर। सो कैपिटल आर इज इक्वल टू रेडियस, ये वाली लेंथ हो जाएगी हमारी डीएल। सो यहां से अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे प्लेन एंगल की, तो डी थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो डीएल अपॉन आर। तो यहीं से हमें डीएल आर की वैल्यू मिलेगी आर डी थीटा। अब इस वैल्यू की क्या रिक्वायरमेंट, बिकॉज अगर हमने इस डीएल आर की वजह से यहाँ पे डीई इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। यहाँ से हम अगेन डी कॉस थीटा डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट देखेंगे, सिमिलर आर्क यहाँ पे कंसीडर करेंगे, अगेन हमें डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा मिलेगा। सो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इस वाली डायरेक्शन में मिलेगा और साइन थीटा वाला इस वाली डायरेक्शन में। कौन से भी आर्क ले लो, साइन थीटा वाले सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। जो मेथड हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी, सिमिलर मेथड यहाँ पे अप्लाई करनी है। सो हमें फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से कंपोनेंट की वजह से मिलेगी, कॉस थीटा वाले कंपोनेंट की। सो नाउ ये एक हमारा स्टेप हो गया डी थीटा के लिए। अब डी क्यू कैलकुलेट करेंगे, तो डी क्यू इज इक्वल टू अब लीनियर चार्ज डेंसिटी सिंगल वन डायमेंशनल वायर है हमारे पास, सो लेमडा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, ये हमारा बेसिक इस फॉर्मेट में इस लेंथ के लिए इक्वेशन। dq इज इक्वल टू लेमडा इनटू लेंथ कितनी ली हमने dl, लेमडा के प्लेस में हमने पुट किया q बाई l इनटू dl के प्लेस पे r d थीटा, ये स्मॉल चार्ज आया dq। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड dE which is equal to dE cos थीटा, ये कौन सा कंपोनेंट होगा, y वाली डायरेक्शन में। अब इसी कंपोनेंट से हमने cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं होगी। हमने क्या किया, यहाँ पे एक एंगल थीटा सिलेक्ट किया है, एवरी टाइम थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी, इसका मतलब हमारे पास थीटा वेरिएबल होगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस वाले न्यूमेरिकल के लिए। अब हमने क्या किया, यहाँ से dE के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। dE मतलब क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करो, कैपिटल R मतलब रेडियस रहेगा, इनटू cos थीटा। सो dq की वैल्यू यहां से प्लेस करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू dq मींस q बाई l r d थीटा अपॉन r स्क्वायर cos थीटा। यहां से एक r कैंसिल होगा, सो फाइनल स्टेप हमारे पास कौन सा बचेगा,
टी वाई विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये एक स्टेप बचेगा, यहां से ये आर कैंसिल हो जाएगा। सो 1 अपॉन एल इंटू आर, लेंथ इंटू एक आर बचेगी इंटू cos थीटा डी थीटा। अब यहां से हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा लिमिट। अब इस वाले आर्क की लेंथ कितनी होगी, पाई, टोटल मतलब सॉरी एंगल कितना होगा इस वाले आर्क के लिए, यहां से यहां तक 0 टू थीटा। अब हमने इस वाले पॉइंट को सेंटर माना है, तो इस इतना पॉइंट हमारा होगा पाई बाई 2, इतना वाला पार्ट होगा पाई बाई 2। सो हमारी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई। अब इसी पाई बाई 2 को हम पाई के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो लिमिट मैंने लास्ट टाइम आपको न्यूमेरिकल में बताया था, माइनस एल बाई 2 टू प्लस एल बाई 2, इसका मतलब टोटल लेंथ एल। सिमिलरली माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, टोटल आर्क हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू प्लस पाई। सो माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन करेंगे हम, कांस्टेंट वैल्यू चार्ज कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन 0, लेंथ ऑफ द आर्क सॉरी लेंथ ऑफ द वायर कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द वायर कांस्टेंट। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin थीटा का माइनस cos थीटा, cos थीटा का प्लस sin थीटा। सो sin थीटा माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। सो sin पाई बाई 2 माइनस sin पाई बाई 2, बिकॉज sin और फंक्शन cos थीटा होता तो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा लिख सकते हम। सो Q upon 4 pi epsilon 0 L into 1 upon R into sin pi by 2 minus sin minus pi by 2, sin minus pi by 2 मतलब minus 1 into minus मतलब plus 1 2। सो फाइनल आंसर होगा हमारा Q upon 2 pi epsilon 0 R into 1 upon L। So this one is our final answer. So दोनों एमसीक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने कंसेप्ट अभी तक किए उसी के बेस पे हमने ये एमसीक्यू किए। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको घर पे इसकी अगेन एटलीस्ट 2 और मोर टाइम्स आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करनी होगी। वेट फॉर अ मोमेंट, एक पॉइंट डिस्कस करना बाकी है। अगर आपको सेम चीज लेंथ के टर्म में नहीं दी, बट अगर आपको रेडियस के टर्म में दिया होगा ये टर्म, तो कैसे इसको कैलकुलेट करोगे, मतलब आपको ऑप्शन में ये वाला आंसर नहीं दिया लेंथ के टर्म में, तो हम लेंथ ऑफ द आर्क कितना ले सकते हैं, ये सेमी सर्कुलर आर्क है, तो लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर। टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल 2 पाई आर, हाफ सर्कल की लेंथ पाई आर। तो इसी टर्म को अगर हम इससे रिप्लेस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R इंटू पाई इंटू R। सो फाइनल आंसर E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। ऐसा भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं एग्जामिनेशन में। सो ये एक टर्म याद रखना, लेंथ को कन्वर्ट किया हमने सिर्फ पाई इंटू आर में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नाउ द थर्ड एमसीक्यू। अब इस एमसीक्यू के अंदर हमें एक सिंपल पेंडुलम गिवन है। इस सिंपल पेंडुलम का मास 40 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इसी पेंडुलम के ऊपर हमने चार्ज डिपॉजिट किया है Q इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁶ कूलम। जब हमने उसको एयर मीडियम में प्लेस किया तब उसका ऑसिलेशन कैपिटल T इज गिवन 20 ऑसिलेशंस इन 45 सेकेंड।
अब हमें टाइम पीरियड की डेफिनेशन पता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अब वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम होगा, ये 20 ऑसिलेशन इन 45 सेकंड है। सो वन ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम होगा, सो टाइम पीरियड हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद अगर हमने इसी सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की है अपवर्ड डायरेक्शन में। सो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्विच ऑन किया तब हमें उस कंडीशन के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है और उसी कंडीशन में हमें टाइम भी कैलकुलेट करना है 20 ऑसिलेशंस के लिए। सो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है, एक सिंपल रिजिड सपोर्ट से एक सिंपल पेंडुलम, उसको हमने यहां से रिलीज किया तब उसने 20 ऑसिलेशन किए। 20 ऑसिलेशन के लिए इसने टाइम लिया 45 सेकंड। सेम सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की अपवर्ड डायरेक्शन में। जब एयर मीडियम था तब उस पेंडुलम के ऊपर एक फोर्स था mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। सो mg ये फोर्स हमारा एयर मीडियम में जब हमने ये सिस्टम को रखा था तब की कंडीशन। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने स्पेसिफाई की अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो एक्सीलरेशन में चेंजेस होगा, बिकॉज हमें पता है जैसे चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तब एक्सीलरेशन, चार्ज पार्टिकल का एक्सीलरेशन होगा। सो एक एक्सीलरेशन हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिला g 9.8 मीटर स्क्वायर। उसी कंडीशन में अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया अपवर्ड डायरेक्शन में तो उसके लिए एक्सीलरेशन में चेंजेस मिलेगा, हमें एक्सीलरेशन हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अगर एक्सीलरेशन डिक्रीज हुआ इस कंडीशन में तो तब हमें उस कंडीशन के लिए एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम चाहिए, ये होगा टाइम पीरियड। अब एक ऑसिलेशन के लिए हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट किया तो हमें टोटल 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम पूछा है इस क्वेश्चन में। तो आपको ये क्वेश्चन या तो टाइम पीरियड के लिए पूछा जा सकता है या फिर टाइम के लिए। तो टाइम पीरियड एंड टाइम दोनों का डिफरेंस समझना है आपको। सेकेंड चीज, यहाँ पे t गिवन है कैपिटल T। अब सिंपल स्टेप 20 ऑसिलेशन इन 45 सेकेंड। So one oscillation how much second? So 45/20. So ये हमारा टाइम पीरियड होगा 45/20 सेकेंड। So now अब हम क्या करेंगे इस कंडीशन के लिए, सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन टाइम पीरियड के लिए। फर्स्ट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी उस कंडीशन में टाइम पीरियड कितना होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। G की वैल्यू हमने अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस क्वेश्चन के लिए सिलेक्ट की। अब यहां से टाइम पीरियड हमें पता है, लेंथ कितनी लेंथ होगी, लेंथ की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला से हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे। इट मींस t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L/G, squaring on both the sides. So L is equal to t square into G upon 4 pi square. So t square मतलब 45/20 into G मतलब 10 upon 4 into pi square approximately 10। जैसे आपको यहाँ पे कैलकुलेटर यूज नहीं करना तो अप्रोक्सीमेटली पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 सिलेक्ट कर सकते हैं हम। सो ये पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। सो ये 10 से 10 कट हो जाएगा, ये 45/20। सो ये होगा 9/4 into 1/4। सो 9 स्क्वायर 81, 16 मतलब 64 लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अब सेकेंड कंडीशन, सेकेंड वन, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड
इज प्रेजेंट, मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्विच ऑन किया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से अपर डायरेक्शन में हमने स्टार्ट की, उसी मोमेंट पे एक्सेलरेशन में चेंजेस हुआ। सो न्यू एक्सेलरेशन, जिसको हमने a डैश दिया नाम, विच इज इक्वल टू g माइनस a। ये स्मॉल a मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो g माइनस QE बाई m। अब ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें डायरेक्टली याद रखना है, बिकॉज f इज इक्वल टू ma विच इज इक्वल टू QE, सो a इज इक्वल टू QE बाई m। सो ये डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। नाउ g means 10 minus q, charge 4 into 10 raised to minus 6 into electric field given 2.5 into 10 raised to 4 upon mass 40 into 10 raised to minus 3। सो इसको कैलकुलेट करेंगे हम। ये 10 raised to minus 3 ऊपर जाएगा 10 raised to 7, ये माइनस 6 मतलब 10 बचेगा, 10 इंटू 4 मतलब 40, 40 से 40 कट होगा तो बाकी बचेगा 2.5। तो कैलकुलेट करना, आप सीधा आंसर आएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आया। अब हमें पूछा है टाइम पीरियड एंड टाइम। अब टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला कौन सा होगा, टाइम पीरियड t डैश which is equal to 2 pi under root L by a dash। So t dash is equal to 2 pi under root लेंथ हमारे पास गिवन है 81 by 64। So 81 by 64 into 1 upon a dash means 7.5। So 81 मतलब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 9 by 8 into 1 upon under root 7.5। तो इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा हमारा 2.6 सेकेंड। सो ये हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया। अब टाइम पीरियड के प्लेस पे अगर हमें पूछा है टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन, तो 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, t is equal to time taken to complete 20 oscillations। So t is equal to 20 into t dash। So 20 into 2.6 which is equal to 52 सेकेंड। तो जैसे हमने एल मीडियम में प्लेस किया, एल मीडियम में 45 सेकेंड था, 45 सेकेंड में 20 ऑसिलेशन था। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट करवाई, टाइम पीरियड चेंज हो, सॉरी टाइम चेंज हो गया 52 सेकेंड फॉर 20 ऑसिलेशन। सो ऐसे भी न्यूमेरिकल आपको ये कंसेप्ट याद रखने और आपको चाहिए एग्जाम में आ सकते हैं।